नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत खास माना जा रहा है पीएम का दोनों राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत खास माना जा रहा है पीएम का दोनों राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत खास माना जा रहा है पीएम का दोनों राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत ही खास माना जा रहा है पीएम का दोनों राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत ही खास माना जा रहा है पीएम का दोनों राज्यों का दौरा। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बहुत ही खास माना जा रहा है पीएम का ये दौरा। दोनों राज्यों में पीएम मोदी करोड़ों की देंगे सौगात। महाराष्ट्र में बीएमसी और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियों में हलचल। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। पीएम मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान जनता को क्या सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी और किन किन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम? देखिए अफीफा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे और करोड़ों के प्रोजेक्ट की जो है सौगात वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों को देंगे। कहीं ना कहीं देखिए इससे जो व्यवस्था है वो अच्छी रहेगी। और साथ साथ अगर आपको बता दें तो जिस तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में तमाम ऐसी चीजें थी जो होनी थी और तमाम ऐसे शिलान्यास होने थे, तो उनको लेकर देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों को। कर्नाटक में देखिए 10,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और तमाम ऐसे कार्यक्रम है और तमाम चीजों का वहां पर शिलान्यास करेंगे। तो देखिए एक बड़ी जो सौगात है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों को देने जा रहे हैं। जी अफीफा। अबू तलहा, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस मौके पर ऐसे में पीएम का दौरा, तो सियासी गलियों में किस तरह से हलचल तेज है पीएम के दौरे को लेकर? देखिए जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं, तो देखिए सियासी गलियों में भी इन तमाम चीजों की चर्चा है। क्योंकि देखिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो लोकार्पण है, जो तमाम शिलान्यास है, जो करोड़ों की सौगात है वो पीएम मोदी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखिए जुड़ेंगे और जरूर आगे आके वोट देंगे। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर ये निर्णय लिया गया है और निर्णय के बाद ही जो एक बड़ा फैसला है, जो एक बड़ी करोड़ों की सौगात है वो दी जा रही है। तो देखिए तमाम जो सियासत के जो लोग हैं वो भी इसको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं और तमाम लोगों का कहना भी है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बड़ा जो गेम प्लान होता है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार प्लान कर रही है। जी अफीफा। अबू तलहा, महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो शिंदे सरकार के लिए पीएम का दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शिंदे सरकार में पहली बार पीएम मोदी मुंबई जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए शिंदे सरकार की बात की जाए तो देखिए शिंदे सरकार भी काम कर रही है और साथ साथ ऐसे में देखिए कि उनको बड़ा नेतृत्व चाहिए था और तमाम चीजों को लेकर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और तमाम चीजों का शिलान्यास करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे, तो इसीलिए ये शिंदे सरकार के लिए भी अहम है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसकी जरूर मदद शिंदे सरकार को मिलेगी। जी अफीफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अबू तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। सीएम योगी करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर होगी समीक्षा बैठक। अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगी समीक्षा बैठक। मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगी सीएम की समीक्षा बैठक। 4:30 बजे से सीएम आवास पर होगी समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। सीएम योगी करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर होगी समीक्षा बैठक। अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगी समीक्षा बैठक। मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी होगी सीएम की समीक्षा बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए अफीफा, आपको बता दें तो आज सीएम योगी तमाम जितने भी मंडल के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मिर्जापुर हो। तमाम ऐसे मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और तमाम जो वहां पर जो समस्याएं हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। साथ साथ देखिए जो कोविड एक बार फिर से जिस तरह से चाइना में फैला है तो उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट है, उसको भी लेकर चर्चा होगी। तो देखिए ये 3 ऐसे जिले हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, तो तमाम ऐसी जगह कई समस्याएं थी जिनको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होगी और 4:30 बजे ये हाई लेवल बैठक चलेगी। और इस बैठक में देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो जमीनी स्तर पर जो काम किया गया है इन तीनों जिलों में उस चीज की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री सबसे एक रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए मांगेंगे कि क्या अभी तक उन्होंने किया और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो दूर नहीं हो पाई हैं, और तमाम चीजों को लेकर देखिए एक चर्चा होगी और एक हाई लेवल जो मीटिंग है वो सीएम आवास पर होगी। जी अफीफा। अबू तलहा, अयोध्या जनप्रतिनिधि मंडल के साथ होने वाली समीक्षा बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए अयोध्या की अगर बात की जाए तो देखिए राम मंदिर निर्माण चल रहा है, उसको लेकर भी देखिए समीक्षा बैठक होगी। और साथ साथ अगर अधिकारियों की बात की जाए तो वहाँ के जो डीएम है, जो पुलिस के अधिकारी है, एसएसपी है और भी तमाम जो मंडल आयुक्त हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और अयोध्या की बात की जाए तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है, साथ साथ तमाम और भी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू करनी है, तो उन तमाम चीजों को लेकर देखिए चर्चा होगी और एक हाई लेवल जो मीटिंग है कह सकते हैं ये होगी। और देखिए मुख्यमंत्री खुद तमाम जितने भी जिले हैं उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अबू तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन आज होंगी जारी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जारी होगी गाइडलाइंस। फिल्में और सीरियल रिलीज होने से पहले बोर्ड करेगा समीक्षा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का किया था ऐलान। धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस आज होंगी जारी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जारी होगी गाइडलाइंस। फिल्में और सीरियल रिलीज होने से पहले बोर्ड करेगा समीक्षा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का किया था ऐलान। धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस आज होंगी जारी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जारी होगी गाइडलाइन। फिल्में और सीरियल रिलीज होने से पहले बोर्ड करेगा समीक्षा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का किया था ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस आज होंगी जारी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जारी होंगी गाइडलाइंस। फिल्में और सीरियल रिलीज होने से पहले बोर्ड करेगा समीक्षा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का किया था ऐलान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर मिश्रा, धर्म सेंसर बोर्ड क्या गाइडलाइन जारी करने वाला है और क्या ऐसा करने के लिए उनको मान्यता प्राप्त है?
जी, अफीफा बताना चाहेंगे कि ये धर्म सेंसर बोर्ड का गठन जो है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने कुछ समय पहले किया था। दरअसल में ये बराबर आरोप लगते रहे हैं कि जो बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं या टीवी जो सीरियल्स बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं और इसके लिए आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा कि बायकॉट बॉलीवुड को ट्रेंड करता जा रहा है। कई फिल्मों का बायकॉट किया गया। तो इसमें धर्म गुरुओं की भी इन्वॉल्वमेंट रही थी, जिसको लेकर के कि एक धर्म संसद बोर्ड के गठन की आवश्यकता महसूस की गई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका गठन किया था। वैसे तो इसका नाम धन शोधन सेवालय है, लेकिन प्रचलित नाम इसको धर्म सेंसर बोर्ड का दिया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये आरोप लगाया था कि जो ये फिल्में बन रही हैं या जो सीरियल्स बन रहे हैं, वो लोगों के मनोरंजन के लिए पहले बनाए जाते थे, लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां ऐसी हैं जो इसका उपयोग कर रही हैं कि जो लोगों के मन में धर्म के विरुद्ध और धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध कुछ ऐसे कंटेंट परोस रही हैं जिससे लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने एक ये धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है जो कि टीवी सीरियल्स फिल्मों और इस तरह के जो मनोरंजक चीजें हैं इसको इसके कंटेंट को जांच करेगा और इसको फिर पास करेगा। जी अफीफा। जी दिवाकर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दिवाकर जी के धर्म सेंसर बोर्ड की तरफ से तो गाइडलाइंस की बात हो रही है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि गाइडलाइंस जारी करना जरूरी है। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई जो उनके हिसाब से गाइडलाइंस जारी करना जरूरी है और साथ ही गठन का बनना भी जरूरी है? जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ अफीफा कि जैसे जो फिल्मों के बारे में आजकल ये काफी समय से ट्रेंड नजर आ रहा है कि फिल्मों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और कई ऐसे कंटेंट परोस दिए जाते हैं फिल्मों के माध्यम से या टीवी सीरियल्स के माध्यम से या ओटीटी पे जो चलते हैं उसके माध्यम से, तो इससे लोगों की कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि कई बार बायकॉट का भी आह्वान किया जाता था। तो उसी को लेकर के ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ ये टीवी सीरियल्स या फिल्मों के लिए पर ही सीमित नहीं रहेंगे। हम ये पाठ्यक्रम देखेंगे कि स्कूलों में पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है कि जो धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो। इसके अलावा जो स्कूलों में ड्रामा प्लेज होते हैं जो उसको भी हम जांच करेंगे कि उसमें भी कोई ऐसी चीज ना हो जो कि किसी की धार्मिक भावनाएं जिससे आहत हो। साथ साथ वो जो धार्मिक लीलाएं होती हैं जैसे रामलीला वगैरह होती है उसका जो मंचन होता है उस पर भी ये निगाह रखेंगे। इन सब को लेकर उनका कहना है कि हमने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे कंटेंट लोगों के सामने ना आए। उनका कहना है कि मनोरंजन लोगों को सुकून देने के लिए होता है, उसको उनको आराम देने के लिए होता है, ना कि उनके मानसिक बोझ को और बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उनके ऊपर ये मानसिक असर पड़ता है। इसलिए हम ये देखेंगे कि इस तरह की कोई चीज ना लोगों के सामने आए। जी अफीफा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस आज होंगी जारी। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जारी होंगी गाइडलाइंस। फिल्में और सीरियल रिलीज होने से पहले बोर्ड करेगा समीक्षा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का किया था ऐलान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच। यूपी मदरसा बोर्ड और बाल आयोग आमने सामने। यूपी मदरसा बोर्ड के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण। यूपी मदरसा बोर्ड के निर्णय पर उठ रहे सवाल। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच। यूपी मदरसा बोर्ड और बाल आयोग आमने सामने। यूपी मदरसा बोर्ड के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण। यूपी मदरसा बोर्ड के निर्णय पर उठ रहे हैं सवाल। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी मदरसा बोर्ड और बाल आयोग आमने सामने। यूपी मदरसा बोर्ड के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी। दिवाकर मिश्रा जी, यूपी मदरसा बोर्ड के बयान को मूर्खतापूर्ण कहा गया है, तो ऐसा क्या बयान आया है यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से? देखिए ऐसा है, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और यूपी मदरसा बोर्ड इस समय आमने सामने। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, एनसीपीसीआर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो छोटे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण करने का एक आयोग है और ये जो है इसने दिसंबर महीने में ये एक पत्र जारी किया था, एक तरह से एक आदेश जारी किया था
कि पूरे देश के जितने भी मदरसे हैं, जितने अलग अलग राज्यों में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, उनको ये जानकारी मिली थी कि उसमें कुछ गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको की धार्मिक जो है शिक्षा भी दी जा रही है, जो कि उनका कहना है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी देश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, वो ये बताएं कि उनके यहाँ गैर मुस्लिम बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और क्या उनको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इसी को लेकर मामला आमने सामने है, क्योंकि प्रियंक कानूनगो का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना भारत के संविधान की धारा 28(3) के तहत ये जो है गलत है और ये पूरी तरह कानूनी नहीं है। और इसको लेकर के उन्होंने ये आदेश जारी किया था, जिसको लेकर यूपी मदरसा बोर्ड का उन्होंने ये कहा था कि आप सर्वे करके बताइए कि आपके मदरसों में ये गैर मुस्लिम कितने बच्चे हैं। तो इसी को लेकर के यूपी मदरसा बोर्ड ने और आयोग आमने सामने। यूपी मदरसा बोर्ड का ये कहना है कि सिर्फ हम धार्मिक शिक्षा नहीं देते, हम जो है अन्य शिक्षाओं को भी देते हैं, और जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो अपनी अभिभावक के आदेश के अनुसार ही आते हैं, अभिभावक की मर्जी से आते हैं, इसलिए हम ऐसा कोई सर्वे नहीं करेंगे। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, हम अलग अलग अन्य शिक्षा भी देते हैं। और अगले साल से हम जो है मदरसों में एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने जा रहे हैं, ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं, अन्य वो सारी चीजें लागू करने जा रहे हैं जो सामान्य तरह के स्कूलों में चलती हैं। इसलिए मदरसा बोर्ड पे इस तरह से सवाल उठाना उचित नहीं है। जी अफीफा। दिवाकर जी, यूपी मदरसा बोर्ड और बाल आयोग में बीते कुछ वक्त से इतनी गुस्सा गर्मी क्यों चल रही है? यही उसकी वजह यही है कि चूंकि एनसीपीसीआर यानी बाल संरक्षण आयोग ने ये जो आदेश दिया था कि वो सर्वे करके बतावें कि उनके मदरसों में गैर मुस्लिम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के यूपी मदरसा बोर्ड का कहना है कि हम ऐसी जानकारी क्यों दें, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कानूनन गलत हो। हम केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे भी तरह से जो भी सामान्य स्कूल जैसे शिक्षा देते हैं वैसे हम दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि संस्कृत के स्कूलों में भी दूसरे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और मिशनरी स्कूलों में भी दूसरे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो मदरसा बोर्ड पे ही क्यों सवाल उठाया जा रहा है। उनका यह भी, यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का यह भी कहना था कि हम तो अगले साल से एनसीईआरटी के बुक्स को लागू करने जा रहे हैं, ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी हम देने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इसी को लेकर के यूपी मदरसा बोर्ड और एनसीपीसीआर आमने सामने है। जी अफीफा। दिवाकर जी, इस पूरे केस में आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अभी इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है, क्योंकि मदरसा बोर्ड और सरकार द्वारा अनुदानित भी होते हैं और मान्यता प्राप्त भी सरकार द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए जब तक इसमें सरकार का कोई पक्ष ना आए तब तक ये सिर्फ बयानबाजी ही कही जा सकती है। अब एनसीपीसीआर का जो आदेश है, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का जो आदेश उन्होंने दिया है सर्वे करने का, वो इन पर कितना लागू होता है देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल तो मदरसा बोर्ड ने ये कह दिया है कि हम ऐसा कोई सर्वे नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दिवाकर जी। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच, यूपी मदरसा बोर्ड और बाल आयोग आमने सामने। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। जेपी नड्डा की रैली से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया दम। पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करने पहुंचे शिवपाल यादव। पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करने पहुंचे शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तेजी से शुरू हो रही है तैयारियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गाजीपुर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। जेपी नड्डा की रैली से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया दम। पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करने पहुंचे शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। जेपी नड्डा की रैली से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया दम। पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करने पहुंचे शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गाजीपुर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। जेपी नड्डा की रैली से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया दम। पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करने पहुंचे शिवपाल यादव।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तेजी से शुरू हो रही हैं तैयारियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गाजीपुर जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, शुक्रवार को जेपी नड्डा गाजीपुर जाएंगे, वो वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उससे पहले शिवपाल यादव का पूर्वांचल पहुंचना, तो इस तरह दोनों के दौरे को किस तरह देखा जा रहा है राजनीति में? देखिए अफीसा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव तो पूर्वांचल दौरे पर है और तमाम जिलों के उन्होंने पूर्वांचल में दौरे किए हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो जेपी नड्डा का भी दौरा है पूर्वांचल के कई जिलों में। गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में भी जेपी नड्डा का दौरा है। तो उससे पहले ही शिवपाल यादव के तमाम जिलों में दौरे हो रहे हैं। तो देखिए राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उसी को लेकर देखिए पूरा जो दमखम है वो शिवपाल सिंह यादव दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और साथ साथ देखिए जेपी नड्डा का भी दौरा है और शिवपाल सिंह यादव का भी दौरा है। तो देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। जी अफीफा। अबू तलहा, शिवपाल यादव बुधवार को बलिया पहुंचे। अपने इस दौरे पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किस तरह से किया? देखिए बलिया की बात की जाए तो बलिया में बड़ी तादाद में जब शिवपाल सिंह यादव दौरे पर थे तो बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है उनका जो हुजूम है वो देखने को मिला। और पहले की बात की जाए तो पहले जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव दौरे पे जाते थे तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये प्रस्ताव एक इनकी खुद की भी पार्टी थी। पर जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है उसके बाद से ही जो पूरा परिवार है वो एकजुट हो गया है। और कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हर बार बयान आता है कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए एक बुजुर्ग के और पुराने जो नेता हैं वो हैं शिवपाल यादव, काफी एक्सपीरियंस भी है उनको। तो वो पहले से ही देखिए तैयारी में जुटे हैं। बलिया में भी बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो उनका जो हुजूम है वो देखने को मिला था। और अब कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी को एक जो मजबूती है वो शिवपाल सिंह यादव दे रहे हैं। तो देखिए दोनों पार्टी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले निकाय चुनाव है कई जगह। तो देखिए तैयारियां जो है वो अब पूरी दमखम से दोनों पार्टियां अपने दिखाने में जुटी हुई हैं। जी अफीफा। अबू तलहा, राजनीतिक गलियों में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस तरह जेपी नड्डा का यूपी में दौरा, फिर में शिवपाल यादव का यूपी में दौरा, तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों को किस तरह फायदा मिल सकता है? देखिए एकदम सही बात है कि जो केंद्र का जो पूरा होता है वो कहीं ना कहीं से जो रास्ता होता है वो यूपी से होके जाता है। और देखिए यूपी एक बड़ा क्षेत्र है और बड़े तादाद में जो वोट है वो यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो उत्तर प्रदेश में जरूर फोकस कर रही है। पूर्वांचल की बात की जाए तो देखिए पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है पूर्वांचल को। पर इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें पूर्वांचल से कहीं ना कहीं बड़ी शिकस्त मिली थी समाजवादी पार्टी को। और कहीं ना कहीं देखिए कमी थी। और क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बन नहीं रही थी। और इसी वजह से देखिए पूर्वांचल में जो वोटर्स थे पिछली बार जो वोटर्स थे वो वोट ज्यादा नहीं कर रहे थे समाजवादी पार्टी को। तो देखिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो सपा की जो पहले से ही पैठ थी उसको बनाए रखने के लिए शिवपाल सिंह यादव खुद अभी से ही दौरा कर रहे हैं। और देखिए पूर्वांचल की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी भी अब पूर्वांचल में अपना पूरी तरह से दमखम दिखाने के लिए तैयार है। और खुद जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो खुद दौरे पर है, वो भी उनका भी अभी दौरा है जेपी नड्डा का गाजीपुर में। तो देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अब पूरी तरह से जुट गई हैं। और पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल पर जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी नजर कायदे से रखी हुई है, क्योंकि पूर्वांचल में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो होता है। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अब पूर्वांचल पे उस वक्त इनकी नजर है कि जो जितनी भी वहां की सीटें हैं वो जीती जाए। जी अफीफा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अबू तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। जेपी नड्डा की रैली से पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया दम। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मौसम का रुख फिर बदल सकता है। आज से कम हो जाएगी ठंड, पर बारिश करेगी परेशान। मौसम विभाग का अनुमान अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति में कमी आ सकती है। कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत को राहत मिल सकती है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके बाद बारिश की आशंका जताई गई है।
21 जनवरी से पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके होंगे प्रभावित। 23 से 25 जनवरी तक बारिश की जताई गई आशंका। मौसम का रुख फिर बदल सकता है। आज से कम हो जाएगी ठंड, पर बारिश करेगी परेशान। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति में कमी आ सकती है। कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत को राहत मिल सकती है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री ऊपर जा सकता है, लेकिन इससे बाद कई बारिश भी आशंका जताई गई है बारिश की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, मौसम विभाग द्वारा मिल रही जानकारी की अगर बात करें तो मौसम किस तरह आने वाले दिनों में रुख बदलने वाला है? देखिए, बिल्कुल अफीफा, अगर आपको बता दें तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और साथ साथ ये बताया है कि जो ठंड है उसमें कमी होगी, पर कहीं ना कहीं बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताया है। और साथ साथ कहा है कि अगले 24 घंटे की बात की जाए तो शीतलहर की स्थिति में कम होगी। कड़ाके की जो ठंड है उससे जरूर राहत मिलेगी, पर जो बारिश है उसकी संभावना जरूर मौसम विभाग ने जाहिर की और कहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और एक देखिए बड़ी राहत भी है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर चल रही थी उससे कहीं ना कहीं देखिए लोगों को उससे निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं शीतलहर और जो ठंड है उसमें कमी होगी। जी अफीफा। अबू तलहा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कौन कौन से शहर प्रभावित हो सकते हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे मौसम को लेकर। मौसम का रुख फिर बदल सकता है। आज से कम हो जाएगी ठंड, पर बारिश करेगी परेशान। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे में शीतलहर की स्थिति में कमी आ सकती है। कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत को राहत मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महापौर संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल का अंतिम दिन आज से लागू हो जाएगा प्रशासक काल। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का महापौर का सपना रह गया अधूरा। जाम और पेयजल संकट जैसी समस्याओं से निजात दिलाने का वादा भी नहीं हो सका पूरा। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुई लोक मंगल दिवस व गृह कर निर्धारण की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत। 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बना लखनऊ नगर निगम। महापौर संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल का अंतिम दिन आज। कल से लागू हो जाएगा प्रशासक काल। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का महापौर का सपना रह गया अधूरा। जाम और पेयजल संकट जैसी समस्याओं से निजात दिलाने का वादा भी नहीं हो सका पूरा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, अपने कार्यकाल में लखनऊ को एक स्वच्छ शहर बनाने के लिए संयुक्ता भाटिया ने क्या क्या कदम उठाए? देखिए अफीफा, बिल्कुल आपको अगर बता दें तो महापौर संयुक्ता भाटिया का जो कल का दिन, आज का दिन है, वो उनका अंतिम दिन है एज अ मेयर और अब उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। पर देखिए, जब संयुक्ता भाटिया मेयर बनी थी तो उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे जो वादे अभी भी नहीं पूरे हो पाए हैं। अगर हम वो जाम की बात करें, चाहे वो पेयजल की बात करें, जाम की समस्या देखिए राजधानी लखनऊ में हमेशा से ही बनी रही है और इससे पहले भी कहा गया है कि जाम की समस्या से जरूर निजात मिलेगी, पर कहीं ना कहीं देखिए जाम की जो समस्या है वो कम नहीं हो पाई है। और अगर सुंदरता की बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो देखिए प्रयास तो संयुक्ता भाटिया ने कई किए थे, पर कई जगह अभी राजधानी लखनऊ की ऐसी है जो जहां पर गंदगी का जो गंदगी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरा नहीं हो पाया है। पर देखिए अगर एक दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए संयुक्ता भाटिया ने कई ऐसे काम भी हैं जो पूरे किए हैं, क्योंकि कई इलाके पहले के नजरिए में अब जो कई ऐसे इलाके हैं जिन पे बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, पर अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो जाम की समस्या हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर जरूर अब काम करना हो। बहरहाल अगर बात की जाए संयुक्ता भाटिया की, तो देखिए उनका कार्यकाल जो है वो काफी बेहतर रहा है और कई चीजें उन्होंने की हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अब देखिए आज उनका अंतिम दिन है और अब फिर एक बार मेयर के लिए चुनाव होगा। जी अफीफा। जी अबू तलहा, बताया जा रहा है कि संयुक्ता भाटिया अपने कुछ वादे पूरे नहीं कर सकी, तो ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई अपने कार्यकाल में?
देखिए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ काफी बड़ा है, काफी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर आगे देखा जाए तो कई ऐसी जगह हैं जिनमें संयुक्ता भाटिया ने सुधार भी किया है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो जाम की बात हो, और कई ऐसे जो वादे हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए हैं, उसमें यही सब आता है, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, और चाहे वो सुंदरता की और स्वच्छता की समस्या हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो पाई और कई जगह ये पूरी भी हुई है। तो देखिए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि संयुक्ता भाटिया ने जो काम थे वो बेहतर भी किए हैं, और एक तरह से देखा जाए तो कई काम जो है जो अधूरे छूट गए हैं। तो अब ऐसे में जब आने वाले समय में अब मेयर का फिर से जब चुनाव होगा और अगर कहीं फिर से संयुक्ता भाटिया वापस मेयर बनकर आती है, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो अधूरे काम है, जो उनसे काम छूट गए हैं, वो जरूर इन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अबू तलहा। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल का अंतिम दिन कल से लागू हो जाएगा प्रशासक कार्य। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का महापौर का सपना रह गया अधूरा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर लड़कियों के बीच हुई मारपीट। अज्ञात कारणों के चलते कोचिंग की छात्राएं आपस में भिड़ी। लड़कियों में खूब चले लात भूसे और जूते, साथ में पढ़ने वाले छात्र करते रहे बीच बचाव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हुआ वायरल। उरी कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का बताया जा रहा है वायरल। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर लड़कियों के बीच हुई मारपीट। अज्ञात कारणों के चलते कोचिंग की छात्राएं आपस में भिड़ी। लड़कियों में खूब चले लात भूसे और जूते, साथ में पढ़ने वाले छात्र करते रहे बीच बचाव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर लड़कियों के बीच हुई मारपीट। अज्ञात कारणों के चलते कोचिंग की छात्राएं आपस में भिड़ी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।